नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। लगातार दैनिक खबरों के साथ हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पे एक डिबेट प्रोग्राम चलाना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले एक एक करके हम आपको अपने मेहमानों से आप परिचय करा देते हैं, फिर हम अपने मुद्दों पे आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के प्रदेश महासचिव उमेश राय जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। दूसरे मेहमान हैं हमारे जो राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक दल जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद सफदर इमाम साहब। आपका भी सर स्वागत है। शुक्रिया। और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं कुशेश्वर महतो जी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के। तीनों मेहमान का आप लोगों का स्वागत है सर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मेरा अगला विषय है जातीय जनगणना। जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है, एक ज्वलंत मुद्दा पूरे बिहार के लिए बना हुआ है, दरभंगा सहित पूरे बिहार के लिए। और मुद्दा अलग अलग चीज़ों के लिए है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। कहीं कहीं पे तो ये देखने को मिल रहा है कि अब सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता जो है वो इस जातीय जनगणना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं जो है वो भागीदारी और हिस्सेदारी को लेकर के हो रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी सरकार है उमेश राय जी, आपसे जानना चाहेंगे जातीय जनगणना की क्या उपलब्धि है, इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या इसमें कोई कमी आपको दिखाई दे रही है? जातीय जनगणना को हम एक्सरे रिपोर्ट के जैसे मानते हैं। आज ये जो समाज में सबका ये समाज हमारा जो पहले से बना हुआ था, ये 12वीं 13वीं शताब्दी में जातियाँ आई हैं। उससे पहले जातियाँ नहीं थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रमाण के साथ ये बात कहता हूँ कि 10वीं शताब्दी से पहले कोई जात व्यवस्था थी ही नहीं। जब से ये जात व्यवस्था आया, ये 1200 साल से, जब से ये वेद की रचना हुई 1200 साल के बीच में, उसके बाद से वो ये जातियाँ आई और जात का बनावट हो गया, बिल्कुल वर्टिकल हो गया, एक के बाद एक बड़ा, एक छोटा, एक छोटा, एक सबसे छोटा। ये संविधान जब से आया तो संविधान ने कहा कि सबको बराबर कहा, ये हॉरिजेंटल हो गया। ये पट्ट जिसको कहते हैं जाति है, सब समान के हो गया। एक वोट के अधिकारी हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भी हैं और गांव का जो कोई साधारण चौकीदार है या साधारण किसान मजदूर है वो भी उतना हो गया। तो सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये आँख का पर्दा खोल दिया है कि भाई किनकी कितनी आबादी है। आज जैसा कि राहुल गांधी जी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि 90 में से मात्र 3 प्रधान सचिव हैं भारत सरकार में जो ओबीसी हैं। एससी है ही नहीं, एसटी का नामों नहीं है। और ये 87 जो है सो अपर कास्ट के हैं, खास के एक ही जात के हैं। जज क्या हम जानते हैं कि जजों की जितनी नियुक्ति है वो सीधे हमारे जो इतने जो झूठा प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के विरोधी जो है प्रधानमंत्री हैं, वो 341 डायरेक्ट आईएएस की बहाली कर दिया। आईएएस का संविधान के हिसाब से है, लेटरल एंट्री के नाम पर वो संयुक्त जो 20 साल में ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है उसको सीधे अपॉइंटमेंट कर दिया। एक भी पिछड़ा नहीं। उसको आप सही मानते हैं? 100% उसको जो गलत मानते हैं। इससे किसको ज़्यादा नुकसान है? इससे नुकसान किसी को नहीं है, फ़ायदा सबको है कि सबके बराबरी का हिस्सेदारी मिलेगा। पिछड़े वर्ग हैं जिसका 63% आबादी है, 63% प्लस 13% और जो भी जातियां हैं सबके लिए अपना बराबर का हिस्सा है और सबको मिले। आज राजपूत के भी नगण्य है उसकी हिस्सेदारी। आज हमारी जो 63% आबादी है ओबीसी की, तो 63% हमको आईएएस भी होना चाहिए, जज भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, वाइस चांसलर भी होना चाहिए, दरोगा भी होना चाहिए, डिप्टी कलेक्टर भी होना चाहिए, किरानी चपरासी भी होना चाहिए। हम तो इतनी ही की बात करते हैं। एक लाइन में सर समझना चाहते हैं, क्या जातीय जनगणना आम लोगों के हित में है? एक लाइन में बताइए मुझे। 99% के फेवर में है। तो फिर भाजपा की विरोध करती है? भाजपा इसलिए विरोध करती है कि वो नहीं चाहती है कि यहाँ के पिछड़े दलित को हक मिले, यहाँ के अक़लियत को हक मिले। आपसे सर समझना चाहेंगे, आप एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक नारा दरभंगा सहित पूरे बिहार में घूम रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय से आप संबंध रखते हैं,
17.5% आबादी आरक्षण को भी निकल के आई, अगर सारी जातियों को जोड़ दिया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अल्पसंख्यकों को भागीदारी मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए तो कितनी मिलनी चाहिए, उसका रूप होना चाहिए? मैं तो सबसे पहले ये जनगणना को सरकारी जनगणना मानता हूँ, क्योंकि जनगणना जो है ये मैनेज किया हुआ है, ये किसी भी जाति का जो है सही आंकड़ा नहीं है। आप देखे होंगे कि जैसी ये जनगणना की रिपोर्ट आई, हर जात जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, कह रहे हमारा इतना ही है, हमारा इतना ही भागीदारी है। खास करके मुसलमान को हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग की आबादी 25% है, लेकिन हम लोग को जो है लगभग 18% पर ला के खड़ा कर दिया गया है। खैर चलिए, हम मान लिया कि मुसलमान की आबादी 18% है। तो ये उमेश राय जी ने अभी कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, और ये मंडल कमीशन अल्पसंख्यक जैसे कुशेश्वर जी भी बोल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि 18% मुस्लिम आबादी है, तो बिहार में 243 सीट है, क्या 18% मुसलमान को ये टिकट देंगे? क्या नौकरी में 18% जगह देंगे? जहाँ भी बैकवर्ड, दलित या पिछड़ों के नाम पे माने के लड़ाई लड़ रहे हैं या अल्पसंख्यक के नाम पे, तो आप तो जाति जनगणना आप ही ने जो है लाया है, तो अब मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दीजिए। जिसकी जितनी हिस्से जात है का जो आंकड़ा है उस हिसाब से उतना भी कर दीजिए, तो हम समझे कि आपने किया। यही हमारा मानना है। जवाब दीजिए आपके इनके सवालों का जवाब दीजिए। बड़ा जी 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 मैं दे रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा हमारे सफदर भाई कि ठीक है, हम सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और ख़ास करके ये बहुत दिनों से बात चल रही थी कि बिहार नहीं पूरे देश में जाति की जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो इसको हमेशा मानने से इनकार किया और करारे से इनकार किया, और आज भी इनकार कर रहे हैं वो। और जाति गणना में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो जाति गणना है बिल्कुल ही सही है। हमारे भाई ने कहा कि सफदर साहब ने कि इसमें मुस्लिमों की, हाँ, मुस्लिम आबादी 17%, 18% के लगभग आई है, 17.5%। उसमें कई जातियां हैं उसमें, हमारे राइन बिरादर भी है। उतनी भागीदारी मिलेगी, इनकी मांग है कि उतनी भागीदारी बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये दूसरा एक सिर्फ और भागीदारी मिल रही है, जैसे अति पिछड़े से हमारे 2020 का जब विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, महागठबंधन की आपकी का, मैं सिर्फ एक विधानसभा की बात बताता हूँ, उमेश राय जी भी मौजूद हैं, कि एक महागठबंधन बहुल विधानसभा था और वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को वहाँ नहीं जिताया गया। एक वीडियो भी वायरल हुआ एक जाति विशेष का, उस पर हम नाम नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव का जब बात आता है तो भागीदारी को जो है वो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। इनका जो एक सवाल है जो गलत नहीं, इसको मैं वही उसी पे जा रहा हूँ। एक चुनाव के विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, 17-18% की आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक को भागीदारी दी जाए, वहाँ नौकरी पेशा में भी देने की बात है, पंचायत स्तर में भी देने की बात हो रही है। इस जनसंख्या का मतलब यही है। जातीय जनगणना जो हुआ है, इसका जो उल्लेख ओपन किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, इसका कई माने हैं कि सिर्फ 243 में ही भागीदारी नहीं होनी, भागीदारी हर जगह होनी चाहिए 18% के हिसाब से या 17.5% के हिसाब से नौकरी में। अब अति पिछड़े में हमारे राइन बिरादर आते हैं, मीर शिकार आते हैं, जो कई लोग मुखिया बने हुए हैं, कई लोग हमारे उस राज्य सरकार के आरक्षण के तहत 35% आरक्षण के तहत अति पिछड़ा में आ रहे हैं, वो लोग, उनको भागीदारी मिल रही है। मुखिया भी हैं, पंचायत समिति है, जिला पार्षद है, वार्ड मेंबर है कई जगह। तो ऐसे करके जो है भागीदारी मिल रही है। लेकिन ये जो जनगणना जो पूरे रूप से आम जनता के बीच में बिहार सरकार ने किया 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पे, उस भागीदारी में इनको भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं भी इनका समर्थन करता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में त्रिस्तरीय में मिल रहा है, विधानसभा विधान परिषद में मिलनी चाहिए, लोकसभा में भारत सरकार लागू करे। हम इसकी भी मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आपने 35% आरक्षण महिलाओं की बात कर रही है, वहां पे आपने दलितों और अति पिछड़ों अल्पसंख्यक की बात नहीं किया। सिर्फ ये तो झुंझुना बलगलाने का ये 2024 का एजेंडा है केंद्र सरकार का कि हम 35%। ये आरक्षण की बात तो हमारे माननीय स्वर्गीय शरद यादव जी और हमारे लालू जी और कहते बड़े बड़े नेता हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा, अपने संविधान में कहा था लिखने के समय कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलनी चाहिए सब लोकसभा विधानसभा में।
ये आज की बात नहीं है, लेकिन हमारे नेता ने इस पर कई बार उठाया सवाल, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, और हमारे समाजवादी नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, सब लोगों ने उठाया था कि महिलाओं की भागीदारी मिलनी चाहिए 35%, लेकिन हर समाज से मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यक समाज से मिलनी चाहिए, दलितों से मिलनी चाहिए और पिछड़ों से मिलनी चाहिए, इन तीनों का समावेश होनी चाहिए 35%। लेकिन केंद्र सरकार ये झुंझुना लगा दिया है आनंद फानंद में। ये हम उनसे भी पूछेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी सफदर साहब ने एक मामला कहा भागीदारी को लेकर के, आप सर्वोच्च नेता हैं, जिला स्तर से ही सही हो लेकिन प्रदेश का आप नेतृत्व करते हैं, भागीदारी मिलेगी इस विधानसभा चुनाव में? ये इसने तो मैंने कहा ना कि ये तो बिल्कुल एक्सरे हो गया है ना, अल्ट्रासाउंड हो गया है। हम जजों में कितनी हमारी हिस्सेदारी है, डिप्टी कलेक्टर हमारे कितने हैं? नहीं, वो बात वो उतनी बात ये लोग जो बात करते हैं बकवास करते हैं। मैं 5 तारीख को रविशंकर प्रसाद का सुना, ये जात नहीं है, वो नहीं है, ये गलत है। भैया तू केंद्र सरकार में हो, मोदी के बगल में बैठने वाले हो, करा लो सही। कहाँ रोकता है कोई? रोका क्या? रोक सकता है क्या? भारत सरकार आज ये तय कर ले कि हम जनगणना के साथ साथ जातियों की गिनती कराएंगे, कोई रोके तब तो। हम लोग तो चाहते हैं कि सही बात है, आपकी बात 100% सही है। सब लोग जो है सो यादव जो था 2% था, 14% हो गया, मान लिया आपकी बात, आप सही गणना करा दो ना, हम मान लेंगे उसको, हम कहाँ एतराज़ करते हैं उसमें। और बकवास करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत है जिनको 10% आबादी है और 10% हिस्सेदारी वो ले रही हैं, ऑलरेडी मिल रहा है, और उनको पे परेशानी बढ़ी हुई है कि वो चाहते हैं कि भाई ये 10% पे हम कैसे सिमट गए, हम तो 60% ही ले रहे थे, 10% तो ये था ही, अब 50% और ले रहे थे। उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी हिस्सेदारी मारी जा रही है, उसके उसको नहीं मिले, बरसों से मारी जा रही है। ये सरकार, बिहार सरकार तो धन्यवाद के पात्र है जिसने इसको क्लियर कर दिया है। अब हमारा ये कहना है कि 100 दरोगा बहाल होता है तो 63 को उसमें ओबीसी को करिए, उसमें से 17 अक़लियत को करिए, उसमें आप जो शेड्यूल्ड कास्ट आप सरकार तक पहुंचाएंगे? सरकार कर रही है इस बात को, पहुंचाने की बात कहाँ, सरकार तो कर रही है ये। चलिए एक सवाल सर आपसे समझना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि 18% बिहार सरकार को भागीदारी देनी चाहिए, आपकी केंद्र की सरकार कितना % भागीदारी दे रही है, हम आपसे समझना चाहेंगे। हमारा ये कहना है कि पहले तो जहाँ जाति जनगणना नहीं सर, सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। आपने 18% भागीदारी की बात की, बिहार सरकार से मांग की, आपका सवाल सही था। आपकी केंद्र सरकार कितना % अल्पसंख्यकों की भागीदारी दे रही है चुनाव से लेकर के नौकरी में और रोजगार में, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, हम अपने पार्टी की बात कहेंगे। नहीं, पार्टी ने एनडीए का नेतृत्व कर रहा है। एनडीए में अभी जाति जनगणना नहीं ना हुई है पूरे हिंदुस्तान में, जब होगी तो उसी हिसाब से दिया जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव सामने में, 2020 का विधानसभा चुनाव में कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक भी नहीं टिकट मिला, ये आप मुझे बता दीजिए। नहीं, अभी तो नहीं मिला क्योंकि जाति जनगणना ठीक से हुआ तो नहीं। फिर आपका मांगने का औचित्य ही नहीं बनता है भाई। मांगना हम तो मांगा ये कि आपने जो आंकड़ा निकाला है जाति जनगणना का, तो आप कहते हैं कि जिस जात की जितनी ही भागीदारी उतना भागीदारी होगा। हमारी सरकार तो दे पहले स्टार्ट करे तब ना दूसरा स्टार्ट करेगा। नहीं, बिहार सरकार देगी। अच्छा, आप कहते हैं कि मुसलमान में, तो मुसलमान में तो आपको गुलाम गौस साहब सब्जी फरोश से आते हैं, मुसलमान उसको भी मानता है। अनवर अली साहब जो अंसारी थे वो राज्यसभा थे, मुसलमानों को मुसलमान की बात है, इसमें शेख, पठान, जुला, अंसारी, गुजरा की बात नहीं है। आप जो है 18% रिजर्वेशन स्टार्ट कीजिए, लालू जी और नीतीश जी, उसका देखिए कि पूरा आदमी करना शुरू कर कैसे करेगा। 20 के चुनाव में कहाँ मिला, 20 के चुनाव में कहाँ एक भी विधानसभा में किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपने लड़ाया, एक भी अब नाम गिना दीजिए। लेकिन यूपीए की सरकार महागठबंधन के ने तो लड़ाया, आपके केवटी में लड़ाया, आपके गोराबरा में हिस्सेदारी की बात हो रही है, लड़ाया नहीं। समस्तीपुर में लड़ाया, मैं हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके एनडीए के तरफ से। चलिए आप दीजिए ना, हटाइए। नहीं, हम तो दे रहे हैं, आप दीजिए, हम तो दे रहे हैं। हाँ दीजिए। आप कहिए ना कि सरकार को दूसरा जब आप दीजिएगा, जब आप ठेका लिए हुए हैं जितनी जाति उतनी हिस्सेदारी, तो पहले आप स्टार्ट कीजिए। हमारा हक तो मार रहा था सर, हम सर समझना ये चाह रहे हैं
कि आप एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा जी आज वो नीतीश को छोड़ करके चले गए भाजपा के गोद में, तो भाजपा के गोद में अगर गए होंगे तो कुछ सोच समझ के गए होंगे। क्या आपके नेता इस बात को रख सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक के जो है वो आबादियों को बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो है वो लोकसभा का टिकट मिले? ऐसी बात रख सकते हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा? इस बार जीत के जाएंगे तो जरूर रखेंगे और जाति जनगणना का विरोध करके हम लोग 14 को जो है गवर्नर से मिलने भी जा रहे हैं। और ये बात हम कहेंगे अपने नेता को कि ये रखे। कॉलेजियम सिस्टम का विरोध हमारे नेता सबसे पहले किए कि जज में सुप्रीम कोर्ट के जज को जो बहाली होती है, हाई कोर्ट की जो होती है, चंद लोग बैठ के टेबल पर कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी चयन समिति बने और वो जैसे कि अब कंपटीशन से सब लोग होते हैं जज, तो उसका भी चुनाव जो है कंपटीशन से हो या गवर्नमेंट बॉडी उसको जो है चुन के ला दे। हम वहाँ भी इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो ये जुडिशियल सर्विस के लिए हम मांग करते हैं और मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए पटना हाई कोर्ट के सामने 2 बार उमेश राय राम अवधेश सिंह के नेतृत्व में 2 बार पटना में धरना दिया कि ये कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करिए और उसके एवज़ में आप जो जुडिशियल कमीशन सर्विस कमीशन बहाल कराइए और उसके तरह से बहाली कराइए। अगर उसमें बहाली हो जाता तो ये 87% सिर्फ एक जात ब्राह्मण का जज नहीं होता। जिस तरीके से आप एक जातीय लेटरल एंट्री से बहाल करते हैं, उसी तरीके से सेम वही सिस्टम है जो जजों की बहाली में। और जब तक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जज नहीं होंगे जब तक नहीं होंगे तब तक ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो 90% इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये 10% के लिए नहीं। और जब जो अंग्रेज़ थे उन्होंने तो 1930 में ही लिखा कि ब्राह्मणों को न्यायिक चरित्र नहीं होता है और जज की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के जो न्यायपालिका है वो उसमें 95% जो है सो अपऊँची जात में ब्राह्मण ही जज हैं। रंगनाथ मिश्रा इस सब को रिकॉल कर दिया, जिसको रिजेक्ट कर दिया उस सबको रिकॉल कर दिया। अब बाद ज़बरदस्ती ये 27% कर दिया और उसमें भी लगा दिया कि वो क्रीमी लेयर लगा दिया कि जिसके मुंह में दांत है उसको चना नहीं देना है, जिसके मुंह में दांत नहीं उसको चना खिलाना है। मतलब सिर्फ उसी को देना है ये 27% का सुविधा कि जो आज जिसके पास में प्रति महीने में 50,000 की आमदनी है वो भी आज जो है गरीबी EWS का सर्टिफिकेट बना के आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है और हमारे बच्चे को कहता है कि तुमको नहीं देंगे। वो 8 लाख का है, वैलिड है, 8-10 बीघा ज़मीन वाला है, अच्छी नौकरी करने वाला है, उसके बच्चों को ये नौकरी मिलती है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए वंचित है। मैं इनको ख़त्म कराना चाहता हूँ और सबको उनको भी लागू किया जाए। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। सर आपसे समझना चाहेंगे, आपके एक लोकसभा सांसद थे दानिश अली हैं वो वर्तमान में, और रमेश बिधूरी जी का एक लोकतंत्र की मंदिर है लोकसभा जिसको आप कहते हैं। जी। सारे लोगों के सामने में अपशब्द कह सकते हैं, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। अभी तक आपके पार्टी के तरफ से कोई पहल जो है वो नहीं किया गया जिससे एक संदेश लोगों में जाए कि इस तरह का आने वाला कोई भी सांसद कम से कम लोकतंत्र की जो मंदिर है लोकसभा में ना करे। उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, कुमार अली दानिश साहब पहले तो SD देवगौड़ा जी के साथ थे, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे ऑल इंडिया के, जनता दल सेक्युलर के। हमें 2010 में टिकट भी जब देवेंद्र जी थे उनके साथ में, देवगौड़ा जी के साथ, तो मुझे वो अपने हाथों से सिंबल दिया था पटना में देवेंद्र जी के आवाज़ पे। कल्याणपुर से मैंने उम्मीदवार बनाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, उनके दादा भी उस ज़माने में कांग्रेस के राज्यपाल रह चुके हैं। कांग्रेस के समय में राज्यपाल एक अच्छे खानदान के हैं वो। रमेश बिधूरी भी, ये देश में भाजपा के लोग यही चाहते ही हैं, दलितों को, वो पिछड़ा है लेकिन पिछड़ों से मतलब नहीं है रमेश बिधूरी को। जिस समाज से वो आ रहे हैं उस समाज को ये भाजपा और RSS के लोगों ने और ये सवर्ण के लोगों ने वर्षों वर्ष जो है प्रताड़ित करने का काम किया। इस समाज के पुरखों के उसके पुरखों को भी किया है, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है, उनकी अपनी कुर्सी की मर्यादा नहीं रह गई। और न हमारे जो सांसद को जो अमर्यादित भाषा से उन पर जो कहा गया, ये
अनपार्लियामेंट्री वर्ड ही बोला संसद भवन जी, में, बिल्कुल। जो पीछे से बैठे कहा हुए नहीं थे, जा सकता है, जो नहीं सिर्फ- कहा जा सकता, नहीं हम कह सकते हैं। उनको कहा गया कि कटुआ, उनको कहा गया मुल्ला, उनको कहा गया आतंकवादी, उग्रवादी। ऐसे लोगों पर माननीय लोकसभा के अध्यक्ष से मैं मांग करता हूं कि उन पर जो है क्या कहता है कि सारा एक्ट लगा करके उन पर जो उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। उन पर ऐसे लोगों को संसद सदस्य के रूप में रहना भारतीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है, उन्होंने उसकी हत्या किया है। एक समाज, इसी समाज में दलित भी है, इसी समाज में मुस्लिम भी है, इसी समाज में अकलियत और पिछड़े दलित भी है और सवर्ण लोग भी है, लेकिन ऐसा भाषा कभी नहीं सुना। और पीछे में बैठे हुए थे पटना के एमपी हैं रविशंकर प्रसाद जी, और एक बैठे हुए थे हर्षवर्धन जी, दिल्ली से एमपी हैं भाजपा के। ये दोनों हंस रहे थे जब उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने उनसे पूछा गया तो कहा नहीं मैं इनका विरोध। अरे तो आप वहां पे क्यों नहीं विरोध किया? आपको तो अपने आप में झांकना चाहिए कि वहां पर हम हंस रहे हैं और रमेश बिदूरी बोल रहा है। और इस तरह की मांग किया है। हमारे माननीय अखिलेश जी ने पहला बयान दिया है कि रमेश बिदूरी पर जो है सख्त कानूनी से कार्रवाई की जाए लोकसभा संसद अध्यक्ष महोदय के द्वारा। माननीय राहुल गांधी भी उनसे मिलने गए हैं और सारे नेता जितने भी यूपीए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इस पर अपनी आपत्ति जताया है। सर मैं रुकना चाहूंगा। मिलने से समस्या का क्या हल हुआ, किस नतीजे पे पहुंची आप? बहुत सारे लोग हैं आपके महागठबंधन के, लेकिन उनको न्याय मिला क्या, ये हम जानना चाह रहे हैं। उन्होंने भी लिख के दिया है। न्याय मिला क्या सर? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, हम न्याय की मांग करते हैं। हम जो लोग जितने भी लोग मांग किया है, इनके जो लोकसभा के अध्यक्ष मालिक होते हैं, किसी भी संसद सदस्य पे किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए वो पहला सदन है, लोकसभा के अध्यक्ष है। उनको ये पावर है, उनको ये अधिकार क्षेत्र है। वो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो है, हमारे इंडिया के लोग जो है, हम हो सकता है कि हम उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे इनके खिलाफ में, रमेश बिदूरी के खिलाफ में, और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत उनको कहेंगे तो जेल भेजा जाए, क्योंकि इस तरह की मर्यादा का इन्होंने उल्लंघन किया है। संसद में ऐसी भाषा का आज तक नहीं कभी कोई सुना जो इन्होंने बोला है। और इनको अवार्ड दिया गया। ये करवाता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह करवाता है, आरएसएस के लोग, मोहन भागवत ये करवा रहा है कि अब तो मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है 24 के लिए। तो इसी तरह की भाषा जो है, इस तरह की अमर्यादित भाषा बोले ताकि लोग समझे, अरे लोग अब इतने मूर्ख नहीं है। दलित समाज, बहुजन समाज के लोग, दलित पिछड़े जो हैं और अकलियत के लोग भी इस बात को समझ रहा है कि अब ये लोग जो नाटक कर रहा है, सिर्फ कुर्सी और हथियाने के लिए कर रहा है, न कि किसी को मान सम्मान देने के लिए, न कि किसी को रोजगार देने के लिए, न कि महंगाई पर कोई नियंत्रण करने के लिए कर रहा है। सर इनका है कुर्सी हथियाने की बात चल रही है। चलिए इनसे विदा लेते हैं। जी सफदर इमाम साहब, आप एक लाइन में मुझे बताइए, रमेश बिदूरी ने जो दानिश अली को कहा, सही कहा या गलत कहा? एक लाइन में देखिए, अभी जो कुशेश्वर जी ने जो बात रखा है दानिश अली का, तो सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि दानिश अली किस पार्टी से आते हैं। उस पार्टी की सुप्रीमो कुछ बोली, कोई आंदोलन चलाया, और सर सारी बातें एक लाइन में मुझे बताइए कि रमेश बिदूरी का जो अमर्यादित भाषा का उपयोग है वो सही है या गलत है, ये मुझे बताइए। अरे भाई वो तो गलत है ही। गलत है। मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ राहुल गांधी एक सरनेम का उपयोग कर लेते हैं तो उनकी सांसद की सदस्यता चली जाती है। उसी सदन में आप ही के पार्टी के घटक दल के, आपके घटक दल है ना, आपके घटक दल के लोग अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होती है, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा कहना ये है कि भाजपा के जो बिदूरी जी हैं, उन्होंने जो है तो ठीक है, दानिश जी को अपशब्द बोला, अनपार्लियामेंट टॉक किया, और यहाँ तक कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो दानिश अली जी के शुभचिंतक थे, लेकिन आपके किसी भाजपा के किसी बड़े लीडर ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया, कोई उनका बयान तक नहीं आया। नहीं, वो गेम है। अध्यक्ष जो है वो उन्होंने जो है सो उसको एक लिखित मांगा है और कार्रवाई चल रही है। अभी उसका जो है सो लिखित लिया गया है, अब कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा कहना ये है कि इंडिया के लोग जो है क्यों नहीं आंदोलन किए, क्यों नहीं, और मायावती जो है जिस पार्टी की है वो क्यों नहीं आंदोलन चलाई कि हमारे सांसद को जो है बेइज्जत किया गया। और ये लोग खाली बोलते हैं कि भाई गलत हुआ, तो गलत हुआ तो आप विरोध कहाँ कर रहे हो? रोड पाके विरोध कीजिए, संसद का विरोध कीजिए। सर सवाल सही है सर, आप बताइए, आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई एक आंदोलन तक नहीं हुआ, एक छोटा सा जो है वो यानी कि मार्च तक नहीं करा गया, सिर्फ कहने से वो विरोध हो जाएगा क्या?
मैं उनसे प्रतिक्रिया नहीं, इसमें जो मामला है, जी। इस मामले में सबसे इसको कार्रवाई इसको करना चाहिए लोकसभा के अध्यक्ष को, और अगर थोड़ी सी शर्म हया होती तो बीजेपी को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए था, उस पार्टी को उस एमपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी को मैं पिछले 25-30 वर्षों से जानता हूँ, मतलब 90 से उनको मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। ये वहाँ जिस स्कूल से ट्रेनिंग है, हाफ पेंटिया स्कूल से, आरएसएस से, और जो ये अपने माली को खुश करने के लिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खुश करने के लिए कि हमको इनाम देगा, उसको खुश करने के लिए और वहाँ के लोगों के हिसाब से इसने किया। और इसमें नरेंद्र मोदी की चाल थी कि कुछ ऐसा माहौल कराया जाते जाते इस संसद के अंत तक में, और चाहते भी रहते हैं कि खाली हिंदू मुसलमान का मामला हो, नहीं हो रहा है, इसी छटपटाहट में इस तरह से व्यग्रता कर रहे हैं। और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि एक जो संविधान के तहत में आता है, बिजनेस का जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिजनेस है, उसमें आप बाहर कोर्ट में जा नहीं सकते हैं, और बाहर के से कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो सकती है। जो होगा हाउस के अंदर के ही और हाउस के स्पीकर को ही करना चाहिए था। लेकिन इनका तो ट्रेनिंग है कि हम जाके इस तरह से अफवाह फैलाए, देश में ये करें कि हम हिंदू मुसलमान को गरियाए, हम ये किए, हम हीरो हो गए। ये अपने हीरो बनने के लिए, ये जो हिंदुओं के आइकॉन बनने के लिए इस तरह का करवाया गया इनसे। और यही कारण था कि जो रविशंकर, हर्षवर्धन, ये सब जो है हंस रहे थे। और जितनी निंदा की जाए, जितना किया जाए, ये संविधान, लोकतंत्र, लोकलाज से चलता है। सर, एक लाइन में आपसे इनकी प्रतिक्रिया। सरदार साहब ने कहा एक छोटा सा ये आंदोलन नहीं हुआ, ये तुम राजद का नेतृत्व कर रहे हैं, आप समाजवादी का, जो लोकतंत्र की परंपरा खूबसूरती है आंदोलन करना, आप सिर्फ कहते हैं, आप जो अपने स्तर से कर सकते थे वो एक भी आंदोलन आपकी पार्टी या आपके घटक दल के द्वारा नहीं हुआ। सिर्फ एक लाइन में प्रतिक्रिया दी। देखिए, अभी घटक दल जो है, इंडिया घटक दल जो है, वैसे प्रतिक्रिया तो माननीय अखिलेश जी भी दिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, राहुल गांधी दिए हैं, उसके बाद जनता दल के लोग दिए हैं। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, घटक दल इंतजार कर रहा है कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या होगा। रमेश बिधूड़ी पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा, तो हम लोग घटक दल रोड पर उतरेंगे और उनके रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जो है हम लोग भी उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, संविधान में ये प्रावधान दिया गया है, जो बाबा साहब संविधान ने बनाया उसमें ऐसा है प्रावधान, उसको हम कोट करेंगे। आपको नेक्स्ट हमसे अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसमें कोट करूंगा कि किसी भी व्यक्ति पर अगर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमको हेट स्पीच का आरोप लगा रहे हैं, आप उस पर जो है केस, जेल, उसकी व्यवस्था खत्म कर दी गई। गुजरात कोर्ट ने किया था ना, लोकसभा अध्यक्ष ने खत्म किया था, गुजरात कोर्ट किया था। उसी तरह से अगर वो नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई, सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए। ये हेट स्पीच से भी ज्यादा मामला होता है, ये बनता है रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, उन पर होनी चाहिए। और हम लोग कुमार अली दानिश के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उत्तर प्रदेश की धरती पे, लखनऊ की धरती पे। और डिम्पल यादव, माननीय हमारे जो सांसद है पार्टी के, डिम्पल यादव, वो भी किया है, उन्होंने अपने भी बयान दिया है। मतलब आप लोग इंतजार में हैं तब तक लोकसभा चुनाव आए? नहीं, चलिए बातें करेंगे। हमारा लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग पर कार्रवाई बहुत जल्द घटक दल को हम लोग कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहें। अब मायावती जी की बात है, मायावती जी क्यों नहीं उन पर स्टेप ले रही है? ये तो हम हो सकता है कि हमारे दानिश भाई तो क्या दिया है, लिख के दिया है, और कई लोगों ने लिख के दिया है कि इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे दानिश भाई कि ऐसे जगह पे हमको रहना, ऐसे जगह की पार्टी में हमको बंद कराना क्या फायदा, जो हमारी मर्यादा, हमारे जात को, हमारे समाज को लज्जित करने का काम किया है, वैसे वो पार्टी में हमको रहने से क्या फायदा। मैं तो उनसे मांग करूंगा कि आप जो है ऐसे, अगर आपकी पार्टी की सुप्रीमो अगर नहीं लेती है बयान, नहीं संज्ञान लेती है, तो आप ऐसे पार्टी को छोड़ करके आप इंडिया घटक दल में आइए, आपका स्वागत है। हम कुमार अली दानिश, ये दानिश साहब तय करेंगे कि जी, कहाँ जाना है। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे इस स्टूडियो में आए, डिबेट प्रोग्राम में शामिल हुए, आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे तीनों मेहमान थे जिन्होंने मुखर होकर के बड़े अच्छे ढंग से सभी विषयों पर अपनी बात रखी।
दरभंगा से देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।